के दिल्ली कूच की। किसानों ने एक बार फिर से आंदोलन का बिगुल फूंका है। फिर से दिल्ली घेराव के लिए अपने ट्रैक्टर लेकर निकल पड़े हैं। कई जगहों पर पुलिस और किसानों के बीच झड़प भी हुई। जगह जगह किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेडिंग और फोर्स भी तैनात की। दिल्ली जाने वाले लोगों को आज काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कभी पुलिस जाम खुलवाती तो कभी आगे बढ़ रहे किसानों को रोकती। वाहन चालक लंबी लंबी लाइनों में फंसे रहे। कई जगहों पर रूट को डाइवर्ट किया गया, लेकिन शाम होते होते लोगों ने राहत की सांस ली जब किसानों ने एक हफ्ते के लिए दिल्ली कूच पर ब्रेक लगा दिया। लेकिन आंदोलन जारी रहेगा। अब वो सड़क पर जाम ना लगाकर दलित प्रेरणा स्थल पर धरना देंगे और अगर एक हफ्ते के अंदर बात नहीं मानी गई तो फिर दिल्ली कूच करेंगे। जमीन अधिग्रहण पर 4 गुना मुआवजा, सर्किल रेट को बढ़ाए जाने जैसी कई मांगों को लेकर संसद का घेराव करने पर अड़े हुए हैं। किसानों का ये आंदोलन सियासी है या वाकई में किसानों की मांग जायज़ है? आज इसी पर मेहमानों के साथ हम चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले कुछ लोगों की प्रतिक्रियाएं आज के इस आंदोलन पर जान लेते हैं। अभी कोई समाधान नहीं आया है। बात सिर्फ इतनी है कि उन्होंने ये बोला है कि भाई 1 सप्ताह का आप हमें समय दीजिए, 1 सप्ताह में सचिव स्तर की वार्ता करा के आपकी समस्या का समाधान कराएंगे। बस इतनी बात को लेकर 1 सप्ताह की बात है तो कोई बात नहीं है, हम घरों में वापस नहीं लौटेंगे। हम कसम खा कर आए हैं, जब तक अपना वाजिब हक नहीं ले लेंगे हम वापस अपने घरों में नहीं जाएंगे। इसलिए हम दलित प्रेरणा स्थल पर रुके हुए हैं। दिल्ली हमसे दूर नहीं है, ऐसी बात नहीं है हम दिल्ली नहीं जा सकते, परंतु फिर भी हम ये समझते हैं क्या पता अब इसका आंदोलन का, धरना प्रदर्शन का एक ही तो रोल होता है कि भाई हमारी बात को सही रूप में सुना जाए। अगर सुनने को तैयार हैं और करने को तैयार है तो 1 सप्ताह कोई बड़ी बात नहीं है। 1 सप्ताह हम यहीं दलित प्रेरणा स्थल के सामने यही रहेंगे और निश्चित तौर पर अगर इन्होंने फिर कोई घुमाने की, दबाने की, उस तरह की बात करी तो हम फिर दिल्ली कूच करेंगे। महामाया फ्लाईओवर पर रोक रखे हैं। किसान आगे जाना चाहते हैं क्योंकि समाधान जब दिल्ली से ही होगा भाई सभी को दिल्ली चले। वहाँ पे जितने भी किसान संगठन है गौतम बुद्ध नगर के, वो सब एक जगह है, एक ही प्लेटफार्म पे है। कुछ हो सकता है कि सरकार के पक्षधरों वो ना आ रहे, लेकिन वहाँ पे किसान संयुक्त मोर्चा के बैनर नीचे वो प्रदर्शन चल रहा है। वहाँ पे 64% की उनकी डिमांड है। जो 64% मुआवजा मिला उसका 64% दिया जाए पूरे मुआवजे का। जिन किसान की जमीन गई है उनको 10% भूखंड दिया जाए, ये नियमावली में है। ये बहुत सी उनकी डिमांड है। कुछ उनके प्लॉट लगने हैं, एक भाई का लग गया या जिसने उनके प्लॉट खरीद लिए किसान के, उनके लग जाते हैं खरीदार के। जेन्युइन जो किसान है जिसकी भूमि चली गई उसका नहीं लगता। ये बहुत सी डिमांड वहाँ पे है। तो किसानों के इस प्रदर्शन को लेकर आज हालात कुछ दिल्ली एनसीआर में, खासतौर पर नोएडा में ऐसे रहे जहां पर लोग जो अपने घर से निकले थे वो लंबे लंबे जामों में फंसे रहे। कब पहुंचेंगे पता नहीं। उधर किसान में ये कहता दिखाई पड़ा कि हम भी बहुत लंबे इंतजार के बाद सड़क पर आए हैं, अब हम अपने फैसले को लेकर ही वापस जाएंगे। हमने लोगों से सवाल भी आज पूछे आज की स्थिति को लेकर। पहला सवाल आपके सामने रखते हैं, लोगों की राय आपके सामने रखते हैं। क्या किसानों की हर समस्या का हल अब दिल्ली घेराव से ही निकलेगा? 66% लोगों ने कहा हाँ दिल्ली घेराव से ही निकलेगा। 30% ने कहा कि इस पर हम कुछ नहीं की बात सामने रखते हैं कि ऐसा नहीं होगा कि आप दिल्ली घेर लें और आप हल पा लें। और 4% ने कहा कि इस पर वो कुछ स्पष्ट तौर पर नहीं कह सकते। दूसरा सवाल हमने किसानों के मुद्दे पर पूछा कि किसानों के आंदोलन को अब आप क्या कहेंगे? 16% ने यह कहा कि यह सियासी है। हक की मांग 82% यहां पर कहते दिखाई पड़े। 4% ने कहा वो इस बारे में कुछ साफ नहीं कह सकते। मेरे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। शुभेंदु शेखर अवस्थी, प्रवक्ता बीजेपी, मेरे साथ जुड़ गए हैं। अक्षांश पंडित, किसान नेता, मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। और पवन शर्मा, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, मेरे साथ जुड़ गए। बहुत स्वागत है आप तीनों का। मैं कोशिश करूंगा कि मेरी ये आपसे बातचीत चर्चा का रूप ले, क्योंकि ये किसानों का हमारे देश की किसी भी सरकार की बात करें, उत्तर प्रदेश हो, केंद्र सरकार हो, उसके साथ लड़ाई नहीं है, उस तक अपनी बात पहुंचाना है। तो आप भी जनता तक हमारे इस प्लेटफॉर्म के जरिए बात पहुंचाएं कि आप क्या सोचते हैं इसको लेकर। और स्पष्ट तौर पर मैं इसे बहस से हटाकर
चर्चा रखना चाहूंगा। मैं सबसे पहले अक्षांश आपका रुख करना चाहूंगा, आप मेरे साथ जुड़े हैं। अक्षांश, आज किसान निकले हैं, अपनी बात सामने रखी है, उनके सामने अधिकारी आए, उन्होंने कहा कि आप 6 दिन का वक्त दीजिए, सचिव स्तर की बातचीत करेंगे। आप पूरे मुद्दे को हमारी जनता के सामने बेलाग साफ रख दीजिए। कहां से बात शुरू हुई, क्या किसी तरीके के आश्वासन थे, अभी क्या स्थिति है जिसके चलते एक बार फिर आपको सड़कों पर आना पड़ा? अक्षांश, देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज जिस विषय को लेकर के हमारे नोएडा और एनसीआर के किसान भाइयों ने मिलकर के आज दिल्ली कूच का जो रास्ता अख्तियार किया है, उसमें जो मूलभूत और जो बेसिकली उनकी मांग है, वो मांग आज से नहीं चल रही है। पहले तो हम लोग ये समझ लें कि उनकी मांग क्या थी। उन्होंने जैसे कि एमएसपी की खरीद को लेकर के हमेशा किसानों ने कहा कि हमको हमारा वाजिब दाम दे दिया जाए सरकार की तरफ से, उसी तरह इनको आज अपनी मांग के लिए जो दिल्ली कूच का रास्ता अख्तियार करना पड़ा है, उनकी मूलभूत जो मांग थी वो यही थी कि हमारे जो जिन किसान भाइयों की जो हमारी जमीन ली जा रही है, पुनर्स्थापना की क्या व्यवस्था है, हम लोगों का जो सर्कल रेट है वो कितना पुराना हो चुका है, उसका सर्कल रेट के संशोधन पे क्या वार्ता है, और हम लोगों का जो बेरोजगार किसान है, जिन लोगों की जमीनें जा रही हैं, उनके रोजगार की क्या व्यवस्था है। जैसे 10% को लेकर के जो चर्चा चल रही है, उस पर क्या वार्ता है, और इन्हीं सब बिंदुओं को लेकर के एक लंबे समय से विभिन्न किसान संगठनों के द्वारा लगातार अपनी मांग को लेकर के नोएडा अथॉरिटी के लोगों से, या जब किसानों की जमीनों से रिलेटेड विभिन्न संगठनों के माध्यम से, विभिन्न ज्ञापनों के माध्यम से और कार्यक्रमों के माध्यम से, रैलियों के माध्यम से, क्षेत्रीय स्तर से लेकर के यहाँ तक लखनऊ तक अपनी बात पहुंचाने के लिए विभिन्न प्रकार से जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक, सांसद, उनका भी व्यक्तिगत तौर पर उनसे मिल करके, क्योंकि हम लोग कभी भी ये उद्देश्य नहीं रहा है किसी भी किसान संगठन का कि सरकार के खिलाफ जाकर के सरकार से विरोध की स्थिति क्रिएट करके, हमें तो केवल अपनी मूलभूत मांगों को लेकर के पूर्व में, यदि आपको याद हो, एक मामला बहुत चर्चित हुआ था आदरणीय पंकज सिंह जी के द्वारा, जब अथॉरिटी के अधिकारियों को बहुत ज्यादा डांटा फटकारा गया था और ये कहा गया था कि ये लोग भी मेरी भी बातें जब नहीं सुन रहे हैं। तो इस तरीके की चीजें लगातार पूर्व में माननीय विधायकों के द्वारा, माननीय विधायक जी के द्वारा भी मतलब इस पे चर्चा की गई थी। तो आज जब लगातार इन सभी लोगों की चर्चा का क्रम जारी था और कहीं भी महत्वपूर्णता से उसका कोई उत्तर नहीं मिल रहा था, तो मजबूरी में जिस प्रकार एमएसपी और काले बिल्स को लेकर के किसानों ने दिल्ली कूच में ये मेरे ख्याल से अक्षांश जी, ज्यादातर किसान ग्रेटर नोएडा के और आसपास के ही थे जो बात है, और ये जिनकी जमीनें गई हैं वो 10% जो उनको विकसित भूखंड की बात है और जो मुआवजा है उसकी बात है। कितना समय हो गया होगा इस सब की चर्चा को होते हुए? बस इतना और बता दीजिए, फिर आगे चर्चा बढ़ाऊं। ये प्रक्रिया आज से नहीं चल रही, इस पूरी चर्चा पे लगभग 7-8 साल 10 साल से हम लोग इस पर बस ठीक है, आपसे सारी चीजें जान दी। शुभेंदु शेखर अवस्थी, आपकी तरफ मैं रुख करता हूं। शुभेंदु जी, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, एक लंबा वक्त हो गया है, किसानों की जमीनें ली गई और दिल्ली एनसीआर का बड़ा हिस्सा विकास के दायरे में आया, जिसमें मैं ये भी कहूंगा जेवर एयरपोर्ट भी इस वक्त उसी तरह के विकास के दायरे में है। ये जायज मांगे हैं नहीं हैं, ये बाद में तय होगा, ये अब बातचीत चालू ही हो गई है, लेकिन आपको क्या लगता है बहुत देर नहीं हो गई है किसानों को सड़क पे आना पड़ा? देखिए राजीव जी, ये जो समस्या है इसका लगभग 90% समस्या को हम लोगों ने पिछले कई वर्षों में खत्म किया है। अक्षांश जी हैं, मैं इनको व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। जब नोएडा का चुनाव हो रहा था तब मेरी मुलाकात हुई थी और उस समय पर इसी तरीके का एक नोएडा के जो किसान लोग भूख हड़ताल पे बैठे थे, उनको उसमें अक्षांश जी भी थे। तो लगभग 80-90% की समस्या खत्म हो गई। अभी 20-25% की समस्या क्या है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। समस्या तो समस्या है। पहला ये कि जो उस समय पर मुआवजा दिया गया जिन लोगों को, आज किसानों की ये समस्या है कि वो कम है, आज रेट बढ़ गए हैं, उससे किसानों का गुजारा नहीं होता। ये प्रशासन को डिसीजन लेना चाहिए कि दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये एक बार सेटलमेंट हो चुका है, पैसा दिया जा चुका है, पैसा को वो लेकर एक एग्रीमेंट साइन कर चुके हैं। पहला पॉइंट। अच्छा, दूसरा पॉइंट,
कि जो एग्रीमेंट हो चुके हैं सरकार और उनकी भूमि अधिग्रहण के, वो दोबारा रीडिस्कस किए जाएं और उस पर दोबारा से एक चर्चा करी जाए और उसको 10 गुना बढ़ाया जाए। ये विषय है एक, जिसको हम प्रशासन कैसे हैंडल करता है वो उनको समझना पड़ेगा। दूसरा विषय, कुछ ऐसे भूमि भी हैं लगभग जो काफी डिस्प्यूटेड है। सपोज करो एक किसान की जमीन ली गई और जब सरकार ने ली तो वो किसान की जब उनको आवंटन होना था, वो सब होना था, पैसे तो दे दिए कि सेटलमेंट हो गया, पर उनको जो उसकी जगह पे जगह देनी थी, जो रूल था 10% जमीन देने का, उस समय पर वो खुद किसान नहीं रहे और उनके बेटे बेटे रहे, तो उनमें भी आपस में कोर्ट केस चल रहा है। अब इस समस्या को भी एक बड़ी समस्या है, इस समस्या को भी हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि हम उन फैमिली को दे दें, वो उनका इंटरनल मैटर है कि वो कैसे डिवाइड करते हैं। अच्छा। कुछ किसान लोग ने अपनी जमीन ऑलरेडी जो उनके पास थी उनको उन्होंने प्राइवेट बिल्डर को बेच दिया, अच्छा। और वो जो उन्होंने बेच दिया है, चूंकि अभी तक रजिस्ट्री नहीं हुई, उनका आवंटन नहीं हुआ, तो किसानों ने वो रजिस्ट्री नहीं करी, तो वहां पे डिस्प्यूट फंसा हुआ है। तो ये लगभग ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं। मैं खुद इस एक साल पहले जब वो यूपी का चुनाव चल रहा था तो उसके बीच में मीडिएटर की टीम में था। मैंने उनकी समस्याओं को समाधान करने की कोशिश की थी, समझने की कोशिश की थी, और आज जो प्रशासन ने बात किया है, इनकी 70-80% समस्याएं यहाँ की लोकलाइज्ड है, ग्रेटर नोएडा नोएडा की है। जो मेरे को लगता है कि नोएडा अथॉरिटी और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी यदि इनके साथ बैठेगी तो 80% समस्याएं का समाधान ऑन लेवल पे हो जाएगा। जो अलॉटमेंट है वो फैमिली के नाम से होना चाहिए, व्यक्ति के नाम से नहीं होगा, क्योंकि यदि किसान के 3 बेटे हैं तो किस बेटे को दिया जाए, बड़े बेटे को दिया जाए या किसी बेटी ने भी उस पर अपना क्लेम दिया हुआ। इस तरीके की बहुत सारी समस्याएं हैं। मेरे को लगता है कि अगले 7 दिन 8 दिन का जो समय मांगा गया है, इस समस्याओं में चलिए, काफी हद तक सॉल्यूशन निकल मैं आएगा। उम्मीद करूंगा आपने बहुत सारी चीजें खोल के रख दी। जैसे अक्षांश जी ने अपनी सारी बातें रखी और आप लोगों ने किसी ने उनको डिस्टर्ब नहीं किया, वैसे ही आपकी बात उन्होंने भी सुनी और किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया। मैं चाहूंगा पवन शर्मा जी भी इस मुद्दे पर अपनी बात रखें। पवन जी, एक बार फिर से किसान सामने आए, अक्षांश जी ने अपनी बात रखी, बहुत सारी चीजें शुभेंदु शेखर जी ने भी खोल कर रखी कि विवाद कहां कहां पर आया है। आपको आज के प्रदर्शन को लेकर आपको क्या लगता है, पवन जी? देखिए राजीव जी, मुझे लगता है कि समस्या देश में किसानों के साथ बहुत सारी है। उसका समाधान ना केंद्र सरकार के पास है, ना भाजपा की राज्य सरकार के पास है। किसी भी समस्या का समाधान कैसे निकलता है? बातचीत से रास्ता निकलता है। जिसकी समस्या है वो बात करे, सरकार बात करने के लिए तैयार हो, सब लोग एक जगह बैठें, जो समाधान निकले उस समाधान पे बातचीत करके अमल हो। ऐसा कई बार हुआ है किसानों के साथ। 1-1.5 साल पहले की बात है, 700 किसानों की जान चली गई थी दिल्ली की सरहद पे। सारी बातें हुई थी, सब कुछ हुआ था, क्या निकला? एमएसपी की बात करने आए थे किसान। आज जो भी किसान अपना हक मांगने आते हैं, कोई पार्टी हो, उनको भला बुरा कहने में लग जाती है। भाजपा के लोगों ने तो दिल्ली की सरहद पर किसानों की शहादत हुई थी, उस तक को इन्होंने अब्यूज इस्तेमाल किया था, कहा था बलात्कारी लोग हैं। तो सोचिए, अगर इस तरह की मानसिकता होगी तो किसी भी समस्या का समाधान कैसे निकलेगा? किसानों को उल्टा सीधा बोलेंगे। अगर युवा अपनी मांग रखेंगे, भाई देश में बेरोजगारी है, उनको भी यूज करेंगे। अगर महिलाएं अपनी सुरक्षा की बात करेंगी, उनको उल्टा बोलेंगे। तो केंद्र सरकार का कम से कम ये तो पहल होनी चाहिए कि आइए एक टेबल पे आके बैठिए, बैठ के बातचीत करिए और सुझाव दीजिए। सुझाव को सरकार माने। भाई जिसके लिए कानून बनाना है, जिसकी समस्या है, उससे तो बात करनी पड़ेगी। और समाधान के बाद जो सारे फैक्ट्स सामने निकल के आए, उस पर सरकार अमल करे। भाई एमएसपी की बात इन्होंने मानी थी। जब किसान दिल्ली आए थे तो कई सारे ऐसे मुद्दे थे, आपने भी बहुत सारी कुछ मुद्दों में बातचीत करी है। मुद्दे बहुत सारे माने भी गए थे, लेकिन मुद्दे मानने के बावजूद भी इतने लंबा अरसा हो गया, आज तक इंप्लीमेंट हो नहीं पाते हैं। भाई किसानों के डीएपी का मुद्दा हो, यूरिया का मुद्दा हो, उनकी बीज का मुद्दा हो, तमाम सारे ऐसे मुद्दे हैं, हॉटेस्ट मुद्दे हैं जिस पे कि सरकार को ध्यान देना चाहिए। लेकिन आज भी होता क्या है, भाई किसानों का यूरिया जो मिलता था, डीएपी जो मिलता था, शुभेंदु जी, 50 किलो का बोरा आता था। देखिए मैं वही कह रहा हूँ कि किसानों का जो यूरिया था, मुद्दा बता रहा हूँ किसानों का, यूरिया डीएपी का जो बोरा था वो 50 किलो का आता था।
और जब से भाजपा की सरकार आई है बोरा 45 किलो का हुआ, 40 किलो का हो गया, लेकिन उसके दाम कम नहीं हुए। उसके बावजूद भी आज भी किसानों को यूरिया डीएपी के लिए धक्के खाने पड़ते हैं। ये किसानों के मुद्दे हैं। ठीक है। किसानों की आय दोगुनी करने तो बहुत दूर की बात है। ठीक है। किसानों के मुद्दे पे सरकार सोचे सही, भाई ठीक है। डबल इंजन हो, ट्रिपल इंजन हो। ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास। आप एक इन टोटो पूरा देश के किसानों की बात कर रहे हैं। आज जो किसान थे वो उस हिस्से से थे जहां पर विकास बहुत तेजी से फैला है, और उनका प्राइम जो मुद्दा था, जो मैं समझ पाया, वो उनके साथ जो 10% विकसित भूखंड की बात है और जो उनके साथ मुआवजे की बात है उसको लेकर। इस पर शुभेंदु जी ने कई बातें रखी, अक्षांश जी से भी बात करूंगा, लेकिन उससे पहले लोगों से जो बात की वो हम आपके सामने रख देते हैं। तीसरा सवाल ये पूछा कि सरकार के वायदों के बाद भी खेती फायदे का धंधा क्यों नहीं बन पा रही है, तो लोगों के जवाब क्या मिले वो आपके सामने हैं। फसल का सही दाम ना मिलना 36% लोगों ने कहा, सप्लाई चेन का ठीक नहीं हो पाना 24% ने कहा, सरकारी सिस्टम में कोई खामी 34% ने कहा, और 6% ने कहा कि वो कुछ खास इस पर जवाब नहीं दे सकते। तो कहीं बहुत कुछ एक मुद्दों पर बराबर जैसी स्थिति यहां पर नजर आई, 36% और 34% को देखा जाए। अगला सवाल, किसानों की समस्या के लिए समाधान क्या है, तो ये बड़ा सवाल था, क्योंकि चर्चा के बीच में यह आएगा। और हम आपको बता सकते हैं, अधिकतर लोगों से हमने सवाल पूछा, एमएसपी, कर्ज माफी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, या कह नहीं सकते। 28% ने कहा कि एमएसपी सुलझाना समाधान होगा, कर्ज माफी 55% ने कहा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के ऊपर बात 13% ने कहा, और 4% ने कहा कि इस पर कोई रुख वो अपना सामने नहीं रख सकते। अक्षांश पंडित जी, हम लोगों से लगातार बात कर रहे हैं और उन सवालों को लेकर बात कर रहे हैं जिन पर लोग खुलकर आपके मुद्दों पर सरकार के बीच में जो टसल है, ये वो जनता है, ये वो लोग हैं जो रहते हैं इन इलाकों में और अपनी राय व्यक्त करते हैं, आपको भी समझ रहे हैं और सरकार को भी समझ रहे हैं। लेकिन शुभेंदु शेखर जी ने भी कुछ बातें यहाँ पर कही हैं, कुछ विवाद ऐसे बताए हैं कि जो एग्रीमेंट हो चुके हैं, जिन पर सब साइन हो चुका है, मुआवजा मिल चुका है, अब इतने सालों बाद जो चीज़ सेटल हो चुकी है उसको रीडिस्कशन में लाना, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। क्या प्राइवेट के साथ ऐसा हो सकता था या नहीं हो सकता था, ज़्यादा बेहतर आप समझाएंगे। और विकसित भूखंड की बात, जहां पर वो ये इशारा देते हुए दिखाई पड़े कि परिवारों में अभी ये एका नहीं है, परिवार का जो मुख्य मालिक है वो अब शायद इस दुनिया में नहीं है। कई चीज़ें हैं और ये इनमें से बहुत सारा ऐसा है जो ऐसा नहीं कि अगले 7 दिनों में सुलझ ना पाए। अक्षांश जी, देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। सरकार, देश की एक ऐसी व्यवस्था होती है जो सरकार चाहे तो जितनी भी ढेर सारी समस्याएं, जैसे शुभेंदु जी हम लोगों के पुराने साथी हैं और लगातार हम लोग एक दूसरे की पूर्व में डिबेट में भी और व्यक्तिगत तौर पे भी हम लोग अपनी अपनी राय एक दूसरे के बीच में रखने का काम करते चले आ रहे हैं। व्यक्तिगत मैं अपने, अगर आप मतलब डिबेट से हटकर अगर वास्तविकता पर हम लोग जाकर के जमीन पे हकीकत पे बात करते हैं, तो इसकी हकीकत व्यवस्था केवल यही है, इसको हम लोग विभिन्न तरीके से उसमें मीना मेखी निकाल करके कुछ भी चर्चा कर लें, लेकिन आप भी इस चीज को बहुत करीब से समझते हैं कि अगर थाने का जो हल्के का इंचार्ज होता है, अगर वो समस्या को सुन लेता है, कोई इंस्पेक्टर के पास नहीं जाता, और अगर किसी कारणवश को अगर इंस्पेक्टर उस बात को सुन लेता है जिसको तो फिर कोई एसपी के पास नहीं जाता, और जब एसपी अगर नहीं सुनता तब लोग डीजीपी के पास आने का काम करते हैं। तो इतने दिनों से ये तो 2-4 बिंदुओं पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं, कम बातों को पूरा बता करके ओरिजिनल जो हमारे बिंदुवार वास्तविक बिंदु हैं उनको नहीं पद से भ्रष्ट नहीं किया जा सकता है। क्या 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 अक्षांश जी, एसकेएम इस मुद्दे पर, आपके मुद्दे पर इस 7 दिनों में चर्चा है, 7 दिन के बाद चर्चा में शामिल होगा, या फिर आप जो किसान आज आए हैं महामाया फ्लाईओवर तक, इनमें से ही कुछ वरिष्ठ किसान हैं जो इस चर्चा का हिस्सा बनेंगे कि अपनी बात रखें और सरकार की सुने और फिर किसी ऐसे रास्ते पर पहुंचे जहां पर दोनों को ही विन विन सिचुएशन हो? बहुत शानदार आपका प्रश्न है। पूर्व में भी जब भी किसानों के जो नेता, जो संगठन नेतृत्व करते थे, उन्हीं के जो अगुवा होते थे वो जा करके संबंधित अधिकारियों से वार्ता करते थे। और आज भी इस चीज पर केवल किसी का उद्देश्य राजनीति करना नहीं है, केवल उद्देश्य ये है कि जो मूलभूत समस्या है,
जो हमारे किसान परिवार के बच्चों का, हमारी माँ बहनों का, हमारे परिवारजनों का, हमारे वृद्धजनों के जीवन शैली को उत्तम करने के लिए जिन जिन कारकों पे वार्ता करनी है और सकारात्मक वार्ता करनी है, और वो वार्ता जो किसी भी प्रकार से जो हमारी बात नीचे नहीं सुनी गई है। आज आपके ही ने अभी थोड़ी देर पहले कहा है कि किसान जब कूच कर रहे थे, हमारे परिवार के लोग जब कूच कर रहे थे, तो कूच के दौरान उन लोगों को जब समझाया गया, तो वहां पर आप धरना स्थल पर सभी लोग बैठ के और उनको जब आश्वस्त किया गया कि हम इतने दिन पे आपकी इस चीज का सलूशन निकाल देंगे, तो सभी लोगों ने एक मत होकर के, एक राय होकर के 1 मिनट में उनकी बात सुनने का काम किया है और तुरंत कहा है कि चलिए ठीक है। ये समय जब प्रशासन के द्वारा दिया गया है, तो कहा गया कि बिल्कुल हमें कोई जरूरी नहीं है कि हम जाकर के वहां पूर्व में भी जैसे रोडों में ठंडियों में ठिठुर रहे थे, कोई हंसी खुशी से अपने आप को परेशान मुझे करने अच्छा के लग लिए। रहा है कि आज हम चर्चा कर रहे हैं आप सभी के साथ। पवन जी भी चर्चा कर रहे हैं, शुभेंदु जी भी चर्चा कर रहे हैं, अक्षांश भी चर्चा कर रहे हैं। ये बहस में तब्दील मैं भी होने नहीं देना चाहता, ये चर्चा रहे और सारी चीजें निकले। मैं सवालों के साथ आगे बढ़ूंगा। अक्षांश जी, आप बहुत सारी चीजों को सामने रख चुके हैं, तस्वीरें हम देख चुके हैं, अब उनसे एक भी बात और पूरी जी कर दूं मैं, लास्ट मेरी एक शब्द बचा, उसके बाद मैं जी के सुन बताऊंगा और हमारे मित्र बोलिए, आप बोलिए। आगे। तो लास्ट मेरी केवल आपसे पूरी बात की सार्वभौमिक सार यही है कि अगर 7 दिन के अंदर हमारी उत्तर प्रदेश सरकार या कोई ऐसा केंद्र का महत्वपूर्ण व्यक्ति आकर के हमारी इस वार्ता की अगर मध्यस्थता करता है और कोई भी मूलभूत, देखिए शुभेंदु जी इस बात को चाहे हम घुमाने का प्रयास करें या वो घुमाने का प्रयास करें, हम सभी लोग मिलकर के, क्योंकि शुभेंदु जी भी कहीं ना कहीं हमारे किसान परिवार के ही सदस्य हैं, तो हम सब लोगों को मिलकर के केवल एक प्रयास करना चाहिए। यहाँ पर ये जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था आम आदमी पार्टी की नहीं है, ये व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, ये लड़ाई भारतीय किसान यूनियन की नहीं है, ये लड़ाई हमारे उन किसान परिवार के लोगों की है जिनको उनके अधिकारों को, उनके अधिकार सकारात्मक दृष्टिकोण में मिलने चाहिए। शुभेंदु जी से भी मैं कहना चाहता हूँ कि इस विषय पे हम लोगों के साथ आकर ठीक है, और ठीक है। मैं प्रशासन को सर्वे का मदद रुख कर कराने रहा का कार्य हूं, करें। मैं सर्वे का रुख कर लेता हूं। 2014 के बाद क्या मोदी सरकार में किसानों की हालत सुधरी? हमने ये भी सवाल लोगों से पूछ लिया, क्योंकि लोगों के खुलकर इस पर जवाब सामने आ रहे थे और लोग बात कर रहे थे। तो 58% ने कहा हाँ सुधरे हैं, नहीं कहने वाले 42% लोग सामने आए, और कोई भी ऐसा नहीं मिला जो इसके बीच में झूलता हुआ दिखाई पड़े या कह नहीं सकते। अगला सवाल, क्या किसान निधि जैसी योजनाओं का किसानों को फायदा मिला है? तो 66% लोगों ने कहा हाँ। अब इस सवाल में आप एक बात समझिए, ये कहने वाले वही हो सकते हैं जो किसानों से जुड़े हों, लिहाजा ये मान सकते हैं कि इनमें से कई लोग इस फायदे को नजदीक से समझते हैं। लेकिन 34% ने कहा कि नहीं, ऐसा कोई फायदा नहीं मिला, और यहां पर भी कोई ऐसा नहीं मिला जो बीच की बात कर रहा हो। एकदम क्लियर कट यहां पर बातें सामने आ रही थी। शुभेंदु जी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। शुभेंदु जी, हम भी नहीं चाहते, आप भी नहीं चाहते होंगे, और पवन शर्मा जी या आम आदमी पार्टी भी शायद नहीं चाहती होगी कि ये विवाद पिछली बार की तरह लंबा खिंचे, कोई नहीं चाहता। लेकिन आपने जो मुद्दे गिनाए हैं, जहां पर आपने कहा कि सेटलमेंट के बाद अब रीडिस्कशन की बात है, वो थोड़ा सा पेचीदा मुझे भी समझ में आ रहा है। कैसे सॉल्व होगा मुझे नहीं समझ में आता, लेकिन विकसित भूखंड की बात बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व की जा सकती है। इसको इतना डिले क्यों किया गया? मैं फिर से आपके विषय पे आता हूं। पहला तो मैं आम आदमी पार्टी का जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट था उससे एग्री नहीं करता, क्योंकि आज जो किसान यहाँ पर आए हैं वो एमएसपी का उनका एक मांग हो सकती है, पर वो एमएसपी का ना विषय लेके वहां का लोकलाइज्ड विषय है नोएडा और ग्रेटर नोएडा के अंदर। शायद पवन जी को जानकारी नहीं हो, इसलिए वो जनरल सेंस में बात कर रहे हैं। अक्षांश पंडित जी जानते हैं पिछले 1 महीने में लगभग 5 बड़ी मीटिंगें हुई, जिसमें यहाँ के लोकल एमएलए, जो ग्रेटर नोएडा के और लोकल एमएलए और साथ में उनके एमपी, इनके साथ इनके यूनियन के सब लोग बैठे और हम लोगों ने बैठ के उनकी सब समस्याओं को नोट किया कि क्या क्या समस्या है। फिर उसमें निकाला कि कितने डिस्प्यूट्स हैं, तो 7,335 डिस्प्यूट आए, जिसमें ये पाया गया कि जो किसान कह रहा था जिसने सेटलमेंट कर लिया था वो इतने कम रेट पे किया हुआ था उस समय की स्थिति में। आज से 20 साल पहले या ग्रेटर नोएडा बना होगा तो मैं ये सोचूं कि 98 में
और आज के कंपैरिजन में जो प्राइस है वो लगता था कि वो बहुत कम समय पे है। क्या सरकार कोई इस तरीके की किसानों को राहत राशि और दे सकती है, ऐसे विषय रहे हैं। उसमें बहुत सारे विषय आपस की अंडरस्टैंडिंग के थे कि भाई ये बताइए कि ये जो जमीन है, जिस जमीन की हम बात कर रहे हैं, जो आपको एलोकेट है, वो उसकी लोकेशन कहाँ है, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, और उसमें भी कई जगह पर कंफ्यूजन रहा। तो हम लोगों ने भी उनको ये कहा और उस पे उन्होंने काम भी किया। मैं ये ऐसा नहीं कह सकता। जो किसान के लिए जो सम्मुख लोग आए, जो चर्चा पे रहे, उन्होंने बहुत अच्छी वर्किंग भी करी और उनके पॉइंट भी निकाले। मेरे को लगता है कि जो 7 दिन का समय माना गया है प्रशासन के द्वारा, प्रशासन ऑलरेडी 1.5 महीने से काम कर रहा है। और इसके पहले भी 1 साल पहले भी एक बैठक हुई थी और 2022 के जनवरी की एक बैठक थी। उन तीनों बैठकों के मिनट्स निकालकर ये किए गए कि आप देखिए 2021 में आप मांग रहे थे कि हमको 2 गुना दीजिए या 3 गुना दीजिए, अब आप सीधा 10 गुना कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों को लेके जो प्रशासन है ग्रेटर नोएडा का, तो नहीं 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 नहीं, डिस्कशन कर रहा है। 2021 मेरे में को लगता आपने है कहा कि आप इतना मांग रहे थे, क्या 2021 में उतना दे दिया गया? नहीं, वो जैसे मैंने आपको फिर बताया, समस्या कहाँ है। जैसे जेवर एयरपोर्ट है, आ रहा जेवर हूं पवन भाई, आ है, रहा हूं। हाँ, उस जेवर एयरपोर्ट पे किसानों से जमीन से सरकार ने अधिग्रहण किया और एक रेट जो तय हुआ हाँ, उस समय के हिसाब से दिल्ली यूपी सरकार ने पे कर दिया। हाँ। कोई भी पेंडेंसी नहीं है, नॉट ए सिंगल रुपीस की पेंडेंसी है सरकार की जो तय हुई। पर अब यदि किसानों का ये कहना है कि हमको और राशि दी जाए, तो ये उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार ये चर्चा करें आपस में। ठीक है, और ठीक है। यदि कोई पवन शर्मा जी, राहत दी जा सकती है पवन शर्मा जी तो बड़ा दी जाती है। ओपनली डिस्कशन कर रहे हैं। पवन शर्मा जी बहुत अच्छा, मुझे भी चीजें यहां पर क्लियर हो रही हैं। पवन शर्मा जी, मान लीजिए कोई किसी से तय करता है किसी एक रेट पर, किसी एक दर पर, वो सारा चीजें सेटल भी हो जाती हैं, पेमेंट भी हो जाता है। अब 1 साल बाद अगर चीज जगह का डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो जाता है और उसकी डिमांड बढ़ जाती है, तो क्या आके ये कहा जा सकता है इसको रीडिस्कस करो, इसको फिर से सेटल करो? पवन जी मुद्दे के साथ इस बात को भी समझाइए। देखिए राजीव जी, समस्या कहाँ आती है? मुझे नहीं पता कि बाकी सारे लोग बैठे किसके पास कितनी जमीन है, मुझे नहीं पता। मेरे पास पुश्तैनी जमीन है, मैं किसान फैमिली से आता हूं, मुझे पता है किसानों का दर्द दुख पीड़ा क्या है। अगर आज टीवी चैनल में बैठ के लैपटॉप वाले लोग ये तय करेंगे किसानों की समस्या क्या है, तो मुझे लगता है नाइंसाफी होगी। अगर किसी की समस्या है, सिर्फ किसानों के एक मुद्दे नहीं है, ये तो जमीन का मुद्दा अलग हो गया, एमएसपी का अलग हो गया, खाद बीज का मुद्दा अलग हो, तमाम सारे ऐसे मुद्दे हैं। अगर किसी को समस्या है तो पहले तो ये मानो कि वो किसान है। भारतीय जनता पार्टी आज भी इनके बहुत सारे लोग बाकी सारे चैनल बजाय कह रहे हैं ये किसान ही नहीं है, तो पहले तो ये तो मान लो कि किसान है कि नहीं है। दूसरी बात, अगर आपको किसने समाधान कहा? निकालना किसने है कहा? तो जिसके साथ समस्या है और सरकार के लोग हैं, बैठ के बातचीत राजीव जी, करो, किसने कहा खुले मन से किसान नहीं है? बातचीत करो। नहीं, आप उसके बाद पूछिए, तय अब करो, सवाल आप तय पूछिए। करके मैं implement करो। मे, लेकिन मे, होता मे, कब है? मेरे सामने अब तक मैंने इसलिए नहीं रोका, मेरे सामने ऐसे चर्चा में नहीं आया कि मैंने कहीं अपने ही चैनल पर सुना हो। मैं और कहीं की बात नहीं करूंगा कि किसी बीजेपी की तरफ से किसी ने कहा हो ये किसान है या नहीं है आज के प्रदर्शन को लेकर। देखिए, बाकी सब लोगों को भी आपका चैनल फॉलो करना चाहिए, मैं तो कहता हूं, लेकिन भाजपा के और तमाम सारे लोग जाके कह रहे हैं तो किसान ही नहीं है। जब 700 किसानों की जान चली गई तब भी भाजपा के लोग ये कहते थे किसान ही नहीं है तो खालिस्तान नहीं है, ये तो रेपिस्ट आप है। जेनेरिक तो इस तरह बातें की मत बात करो, अगर सरकार आप के लोग टॉपिक पे बात करेंगे, करो। पार्टी के लोग करेंगे, जिसकी सरकार है, तो समाधान कैसे निकलेगा? समाधान निकल ही नहीं सकता। समाधान निकालने के लिए हम जैसे आप जैसे लोग समस्या आम पता है क्या राय आ दे रही है सकते हैं कि सबसे भाई बड़ी? जिसकी साथ समस्या है उससे बैठ के बातचीत तो कर लो। चलिए अगर चलिए, एक भाजपा के लोग एक एक पूरा मिनट समाधान पवन जी, गाली एक चीज देने में लगा समझाइए। देंगे, पवन जी, समाधान कैसे निकलेगा? किसानों के प्रति कोई पूर्वाग्रह न रखते हुए, मेरे दिमाग में कतई नहीं है, इसलिए मैंने खुलकर बात रखने की बात कही है। मान लीजिए आज आप ही हैं सरकार और आपको तय करना है, आपने तय कर दिया एक सर्टेन रेट पर और सबने अपना मुआवजा ले लिया, आपने प्रोजेक्ट के लिए जमीन अलॉट कर दी। आज से 10 साल बाद ये जगह बहुत डेवलप हो जाती है, एक बार फिर से आपसे कहा जाता है रीडिस्कस किया जाए, क्या आप बतौर सरकार किस स्थिति में पाएंगे खुद को? देखिए, ये सारे काम सरकार के हैं, सरकार की जिम्मेदारी होती है। वही मैं आपसे नियम पूछ बनाना, रहा हूं, मैं तो कानून एक बनाना, हाइपोथेटिकल समस्या का क्वेश्चन समाधान पूछ रहा निकालना। हूं। मैं एक बात आपसे पूछ रहा हूं कि आपकी सोच क्या कहती है? फिर रीडिस्कस होती रहेंगी ये चीजें हर 5 साल बाद, या वंस इन फॉर ऑल ये चीजें सेटल होती हैं?
देखिए मनोज जी, ये राजीव जी, ये मुद्दा आज का नहीं है, ये 10-11 साल पुराना मुद्दा है, जब से आज तक चला आ रहा है। लेकिन सरकारों ने सोचा ही नहीं 10-11 साल से। भाई ठीक है। समस्या का समाधान कौन निकालेगा? गलत है। सरकार चलिए निकालेगी, मैं ये समझता डिपार्टमेंट हूँ, निकालेंगे। ठीक है, मैं ये समझता हूँ कि 7 दिन का जो समय मांगा गया है और किसानों ने जो आगे बढ़कर ये कहा है कि ठीक है हम 7 दिन का इंतजार करेंगे, मुझे लगता है इन 7 दिनों में बात बनेगी, और इस 7 दिनों में बात बनेगी ही नहीं, किसानों के हक में बनेगी, सब कुछ सेटल हो जाएगा और आगे कभी ये मुद्दा फिर से एक बार रीडिस्कस के तौर पर ना उठे, इस उम्मीद के साथ आप सभी का धन्यवाद। आप सभी मेरे साथ जुड़े इस